तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री पे। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर का जैसे कि नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले कार्बन। अब हमें पता होना चाहिए कार्बन किस किस से मिलके बनता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको अगर हम KLM इसके अकॉर्डिंग बांटेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसमें 4 2 देन 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। तो ये हो जाता है टेट्रा वैलेंसी। जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट, ये सब जगह पाया जाता है। फाउंड इन 0.02% इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड 0.03 इन परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिनरल्स के रूप में इतना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इतना पाया जाता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जो भी सारे लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो किस पे बेस्ड है, कार्बन बेस्ड है। तो जैसा कि हमने देखा था इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। तो जो कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है 1 2 3 4, क्योंकि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना पूरा करना है। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उसको रिक्वायर करता है 4 मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। It is difficult for an atom of a carbon to either gain or lose electron, as would be difficult to hold extra electron and would require a large amount of energy to remove 4 electron. अब जैसे इसको अपने 2 8 यानी यहाँ पे आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 4। अब ये 4 को अगर हम इससे निकालें तो इसमें भी हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर। तो ये अपने नोबल गैस यानी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे क्या हम बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयरिंग करता है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इसके अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, एक। यानी यहाँ पे को देखो, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इनको अपने 2 कंप्लीट करने थे पहले सेल में 2 8। तो इसने इसकी हेल्प से ले लिया और इसके वाला इसको मिल गया। तो यहाँ पे को म्यूचुअल शेयरिंग हुई। यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक एक दोनों के पास था। और इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, 2 शेयर किए हैं। और 1 पेयर, पेयर को क्या बोलते हैं, जोड़ा, यानी एक जोड़ा और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये दिखाते हैं हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन और मीथेन। उसके बाद देखिए ये है डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग होती है 4 इलेक्ट्रॉन की, यानी 2 पेयर्स की। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे को इसको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे को शेयरिंग किसकी हो रखी है, 2 पेयर्स की। तो यहाँ पे 2 पेयर्स की हो रही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये दिखाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। उसके बाद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे को जो कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे को दिख नहीं रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे को। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यानी जिसमें एक पेयर, अगले वाले में डबल बॉन्ड में 2 पेयर और ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर होते हैं शेयर। तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिए वो क्या क्या होती है। जो कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ये कंपेरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, अनलाइक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक एनायन है और कैटायन है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। उसकी तुलना में क्या होते हैं, वीक होते हैं। These molecules are generally poor conductor of electricity. ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज होती है कैटिनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। अब कैटिनेशन क्या होता है,
कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन जो है वो क्या कर रहे रहते हैं, एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करते रहता है दूसरे कार्बन के साथ. It is a property of a carbon atom to form bond with other atom of a carbon like carbon, silicon to form compound with hydrogen several up to 7 to 8 carbon of silicon called silanes. तो यहाँ पे तो सिलेंस के एग्जांपल से बता रहे हैं. कैटिनेशन एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिससे चेन फॉर्म करते हैं, यानी ये क्या कर सकता है, अपने को बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, फैला सकता है. अब देखो चेन कैसी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, कार्बन की ये प्रॉपर्टी है वो चेन बना सकता है. हमारी चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, कहीं पे से ब्रांच निकल जाएगी तो, या हमारी क्लोज रिंग भी हो सकती है. ये क्या करेंगे, आपस में क्लोज रिंग फॉर्म कर देंगे. तो ये क्या होगी, कैटिनेशन इसकी प्रॉपर्टी. अगली है टेट्रावैलेंसी. हम जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यानी उसकी वैलेंसी होती है 4. तो वो क्या कर सकता है, 4 के साथ अपने क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. तो इसलिए उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी. अब आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देखेंगे कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं. 3 एलोट्रॉप्स. पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलेरेंस. जो डायमंड होता है उसमें क्या होता है, कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम, जबकि ग्रेफाइट में 3 जो कार्बन एटम है वो बाउंड होते हैं 3 अदर कार्बन एटम से. वो क्या होता है, हेक्सागोनल एरे बनता है वहाँ पे को. और बकमिनिस्टर फुलेरेंस. तो ये क्या होते हैं, इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं. और जो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है वो भी क्या होता है, डायमंड, वो भी इसका एलोट्रॉप्स है. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. आइडेंटिकल मतलब यहाँ आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है पर क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स. देखो ये जैसे ये है, एक है स्ट्रेट चेन आइसोमर, ये ब्रांच. अब आप देखेंगे कार्बन यहाँ पे बराबर होंगे और यहाँ पे भी बराबर. देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ पे कार्बन दोनों जगह 4 4 है. हाइड्रोजन को भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा सेम रहा ब्यूटेन के लिए, लेकिन इसने क्या कर दिया, अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया. तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा पर स्ट्रक्चर चेंज होगा. अब वही है टेट्रावैलेंसी. हैविंग 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन टू कैपेबल टू बॉन्डिंग विद द एटम लाइक अदर्स एलिमेंट. सिंस इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट. द स्मॉलर साइज ऑफ द कार्बन एटम इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो स्मॉल साइज होता है कार्बन का वो इनेबल करता है न्यूक्लियस को कि वो होल्ड करे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली. इससे क्या होता है, एक स्टेबल बनता है इन जनरल. इसके बाद से जो हाइड्रोकार्बन्स है, द कंपाउंड विच आर मेड अप जनरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन. ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. अब जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको हम डिवाइड करते हैं. एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, इसके लिए हम पहले इसको देखते हैं. जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कार्बन. कार्बन के साथ दूसरे कार्बन में क्या है, एक बॉन्ड है, सिर्फ एक ही तो बॉन्ड है. तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, यानी जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है. अगर यहाँ पे अगर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड वो हो जाते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और जिसमें ये क्या होता है, रेस्ट रिएक्टिव होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है. जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब वही दे रखा है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन है सिंगल बॉन्ड. इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. वेरेज इन अनसैचुरेटेड द हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड. अब जो ये इसका नंबर है, ये कैसे डिफाइन करेगा, जैसे मैं बोलूँगी अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ n की जगह 4 रखेंगे, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा +2 10, तो C4H10. अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2.
जबकि जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं, ये होता है एल्केन, ANE, और जो ये होता है LKENE, कीन, और एल्काइन, LKYNE। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कार्बन 4 है तो ये क्या हो जाएंगे, इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो C4H8, और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस वाले में क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब में डबल बॉन्ड आएगा, वैलेंसी उसको 4 ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये 4 2 जा 8 -2। तो ये थे हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे ये है सैचुरेटेड का बता रखे हैं, मीथेन, इनका नेम होता है, जैसे एक कार्बन को हम मीथेन बोलते हैं, 2 को इथेन, एथ बोलते हैं, एन तो हम पीछे उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर हो जाएगा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यही सब कुछ हो जाएगा। तो ये कौन से वाले रूल को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2। जैसे यहाँ पे को ये कितना है, C2 है, तो कि 2n क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2 यानी 6 आ गया। तो ये है सैचुरेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसकी क्या हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड है तो ये सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है तो क्या है, डबल बॉन्ड। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इट इज द सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसे कंपाउंड की सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो क्या होता है, सेम रहता है। सब्स्टिट्यूट फॉर अ हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। अब हम वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हटा देते हैं और वहाँ पे क्या लगा, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे लग जाता है, सब्स्टिट्यूट पे लगता है, हाइड्रोजन की जगह एक फंक्शनल ग्रुप लग गया। इसको ऐसे समझेंगे जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का जो हो गया होता है OH। द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय 1 CH2 यूनिट, यानी वो चेन आगे को बढ़ते रहेगी और वो कितने डिफर होते रहेंगे, CH2 CH2 CH2, यानी 14 यूनिट ऑफ मास। यानी ये ऐसी सीरीज होती है ऐसे कंपाउंड की विद द सेम फंक्शनल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूट हुआ है फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, हाइड्रोजन की जगह जो सब्स्टिट्यूट हुआ है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो जो सारे मेंबर्स हैं उनमें क्या होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, पर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी या डिफरेंट होगी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास क्या होंगे, डिफरेंट होते रहेंगे, क्योंकि बढ़ते रहेगा ना CH2 यूनिट। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ इसका जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है, दोनों बढ़ता है। अब ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये कार्बन चेन है, तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे को क्या होगा, जैसे ये कार्बन है, मैंने बोला था इसकी कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी, यानी 4, 1 2 3 4। अब अगर यहाँ पे को इसने 4 बॉन्ड बना लिए, अब मान लो अगर ये डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड, 2 तो इसके यहीं से पूरे हो गए, 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ऐसे 3 होंगे तो 3 यहाँ से पूरे हो जाएंगे और यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक हाइड्रोजन। ये था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। अब यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूंगी किसी भी हेलो एल्केन से, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे क्लोरो है, नाम तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 1 2 3, प्रोपेन तो रहेगा ही वो, और सब सिंगल बॉन्ड है तो AN आ जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही ब्रोमो, एल्कोहल के लिए सफिक्स लगाते हैं OL, तो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, यानी प्रोप, OH के लिए क्या लग जाएगा, ओल, प्रोपेनॉल। उसके बाद एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है AL। अब एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, प्रोप तो सब ऐसे रहे, प्रोपे NaL नल। कीटोन में लग जाता है ONE, तो प्रोपेन ONE। उसके बाद कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड लगता है, तो वो सब ऐसे ही रहेगा, और ओइक एसिड। एल्कीन्स, अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में इसको अपने 4 पूरे करने थे, 1 2 2 इसने पूरे कर दिए, तो ये कितने हो गए, 4। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पूरे होने चाहिए। यहाँ पे एल्केन्स में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही एल्काइंस में क्या आ गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 3 इसके यहाँ से पूरे हो गए, 1 यहाँ से, इसके 3 यहाँ से पूरे हो गए, 1 यहाँ से, यानी वैलेंसी 4 ही रहेगी, वो बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे को जो सबसे पहला वाला है इसमें कितना आ जाएगा, CnH2n और CnH2n-2। अब जैसे अल्कोहल को तो हम ऐसे ही पहचान लेंगे अगर OH लगा है। अब एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानेंगे, एल्डिहाइड में क्या होगा, एक साइड तो C का डबल बॉन्ड O होगा और एक साइड क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन।
जबकि कीटोन में क्या होगा, दोनों साइड सी का डबल बॉन्ड तो होगा ही, और अगल बगल दोनों साइड कार्बन होंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक में तो क्या है, जैसे हमारा सी ओ एच लग जाएगा लास्ट में, नहीं तो ये दोनों तो सेम है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, ओ एच लग जाता है, बाकी सब तो नॉर्मल है। उसके बाद है क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बन कंपाउंड की। सबसे पहला होता है कंबशन। कंबशन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न ऑक्सीडाइज इन एयर। ये बर्न होता है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे हम कोई भी कार्बन कंपाउंड CH4 है, मीथेन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन, तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और हीट और लाइट देता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो बर्न करते हैं विथ गुड सब, बर्न जनरली विद अ ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, और इन एयर एंड अ येलो शूटी फ्लेम इन अ लिमिटेड, अगर लिमिटेड है तो येलो शूटी फ्लेम। जबकि हम देखते हैं जो अनसेचुरेटेड बर्न करते हैं वो हमेशा शूटी फ्लेम ही देते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल इमिट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। यानी हम कोल को जलाते हैं, पेट्रोलियम से, इन सब से क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं, जिस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। अब अगला है ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आगे अभी दो तीन जो आएंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल को हम चेंज करेंगे किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाय ऑक्सीडाइजिंग देम, उसको ऑक्सीडाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। तो अगर हम ये करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, जो यहाँ पे बनेगा CH3COH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही लिख रखा है, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम, ये कंडीशन दे रखी है। अगला है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसेचुरेटेड। जो अनसेचुरेटेड यानी क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें अगर हमें कोई हाइड्रोजन ऐड करना है तो इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजन कब ऐड होगा, देखो ये तो अपनी सारी वैलेंसी पूरी करके बैठा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका बॉन्ड हटना होगा, तो यहाँ से बॉन्ड हट जाता है और किस में चेंज हो जाता है, सेचुरेटेड में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में बदलने के लिए हम किस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे को किसी एटम से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि CH4 है, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl, और इसका जो Cl बचा वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले के साथ। लेकिन यहाँ पे वो क्या होती है, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए हेलोजन से या किसी से भी, तो वो क्या कर देगा, वैसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट बनाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। अब हमारी है एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या होता है, सबसे पहले OL, OL किसका सफिक्स था, एल्कोहल का। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल देखेंगे। एथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो आगे मैं आपको बताऊंगी अभी। एथेनॉल को हम कॉमनली एल्कोहल भी बोलते हैं। ये जो हमारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं इसमें यूज़ होता है। ये गुड सॉल्वेंट होता है, इसकी मेडिसिन भी बनती है, जैसे टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, इन सब में भी हम एथेनॉल का यूज़ करते हैं। एथेनॉल क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको पी लेंगे तो ये क्या हो जाता है, ड्रंकनेस हो जाता है। इवन थ्रो द इन प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली विस्पर्ड प्रैक्टिस। हावेवर टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कैन बी लीथल। अगर हम थोड़ा भी कर लेंगे तो लीथल यानी हमें क्या हो जाएगी, बेहोशी टाइप आ जाएगी। इसके लॉन्ग टर्म कंजप्शन से हमारे क्या हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब ये है एथेनॉल, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 156 के, बॉइलिंग पॉइंट होता है 351, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और उसका टेस्ट क्या होता है, बर्निंग टेस्ट। अब हम एथेनॉल को बनाएंगे कैसे, यूजेस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का कहाँ का यूज़ हो सकता है, सोप और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने बोला था सिरप वगैरह में यूज़ हो सकता है, मेडिसिन में यूज़ हो सकता है, और लेबोरेटरी एजेंट्स में भी इसका यूज़ हो सकता है।
जो एथेनॉल होता है मिसिबल इन वाटर यानी घुल जाता है, इतने में फ्रीज होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और क्या होता है टेस्ट में सोर होता है। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए, ये पेपर में आती है अक्सर। तो क्या होती है C2H5OH यानी मैथ एथेनॉल। एथेनॉल की जब हम रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा और बन जाएगा H2, तो ये बनता है सोडियम एथेनॉल एथॉक्साइड, ये बनता है सोडियम एथॉक्साइड। यानी C2H5OH की रिएक्शन जब हम Na से कराएंगे तो वो क्या बनेगी C2H5CONa C2H5ONa प्लस H2 यानी सोडियम एथॉक्साइड। वहीं जब हम C2H5OH की रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो वहाँ पे क्या बनता है एथीन। एथीन यानी डबल बॉन्ड, मैथ एथ यानी एन इन आइन, यहाँ पे ई एन ई बन रहा है तो ये क्या बनेगा डबल बॉन्ड। तो इसके बाद से ये क्या देता है, एक रिएक्शन तो इसकी हो जाएगी सोडियम के साथ सोडियम एथॉक्साइड बनाने वाली, एक हो जाएगी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। इसके बाद होता है एथेनोइक एसिड, यहाँ पे ओइक ग्रुप लग गया है, ओइक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एथेनोइक एसिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, एथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड के नेम से भी जानते हैं। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। 5 to 8% of solution of acetic acid in water is called vinegar, यानी 5 to 8% जो सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर के साथ विनेगर कहलाता है। इसको हम प्रिजर्वेटिव्स एंड पिकल्स यानी अचार ये सब के लिए यूज़ करते हैं, इसमें सुरक्षित रखने के लिए। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 K होता है, हैंस ये ऑफन फ्रीज जम जाता है कोल्ड क्लाइमेट में। अगर ये जम जाता है इसको बोलते हैं ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वीकर एसिड होता है। अब वही बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। प्योर एसिटिक एसिड को हमने ग्लाइकल एसिटिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या होती है, एसिड एस्टर्स ये क्या होती है, अच्छी स्मेल्स देते हैं। एस्टर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, कैसे, फॉर्म बाय द एसिड एल्कोहल। अब जब हम एथेनोइक एसिड का, एथेनोइक यानी COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली की रिएक्शन हम कराते हैं एथेनॉल यानी एल्कोहल के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एथेनॉल, और यहाँ पे क्या बनेगा एल्कोहल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनता है एस्टर। जैसे CH3COH यहाँ पे एथेनोइक एसिड हो गया, ये हो गया एथेनॉल, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे बनेगा एस्टर। तो एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन कहलाता है। एस्टर जो होता है उसकी स्वीट स्मेल होती है। दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है, फ्लावरिंग एजेंट्स में इसका यूज़ होता है। अगर इसको ट्रीट करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एन क्या है एल्कलीज है, ये एस्टर बन गया CO, यहाँ दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, ये एस्टर होता है। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा C2H5OH प्लस CH3COONa। तो इसका हम जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सल्फोनिकेशन। इस रिएक्शन को हम सल्फोनिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें किसका प्रिपरेशन होता है, सोप का प्रिपरेशन होता है। अब सोप होते क्या है, सोप एक सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेंज होती है, ये C3COONa। दोबारा देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनता है एस्टर। एस्टर क्या होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये इसका होता है, यहाँ पे दो अलग अलग डिफर फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। अब जब हम इस एस्टर की रिएक्शन कैसे साथ कराएंगे, एल्कली यानी NaOH के साथ कराएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। इसी को हम बोलते हैं सल्फोनिकेशन, क्योंकि इससे सोप का क्या होता है प्रिपरेशन होती है। अगली रिएक्शन क्या होती है, जब इसके हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो क्या बन जाते हैं CH3COONa, सेम वही बनता है। और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सल्फोनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फोनिकेशन किसे बोलते हैं, जो एल्कलाइन है ना, एल्कली है, इसका हाइड्रोलिसिस जिसका एस्टर का गिव्स सोप इज नोन एज सल्फोनिकेशन। अब सोप्स और डिटर्जेंट्स होते क्या है, सोप
सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन. सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसकी क्या होती है? बहुत लंबी चेन होती है. सोप इफेक्टिव होती है सॉफ्ट वाटर के साथ और इन इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर के साथ. जबकि वेरएस डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है. डिटर्जेंट क्या होता है? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, या अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं. दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड, क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं. सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ. इन आयनिक पार्ट, इस आयनिक एक आयनिक पार्ट होता है, और आयनिक पार्ट में से अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एक होती है हाइड्रोफिलिक, एक होती है हाइड्रोफोबिक. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा डर्ट है, यहाँ पे को हमारा मान लो ये ऑयली पैच है. इसको जैसे हम पानी में डुबाएंगे, इसके बाद इस पर डिटर्जेंट डालेंगे. डिटर्जेंट डालने के बाद साफ़ कैसे होता है? वो अपने को ऐसे अरेंज कर लेता है, जैसे एक ये है, ये कहाँ पे को गया है? ये फैट पे मिला है, और एक बाहर वाला किससे कर रहा है? वाटर से. तो जो वाटर से लविंग होगा, वाटर लविंग क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिलिक. जबकि जो पानी से दूर जाएगा, ये एक ऑयली पैच से जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक. फिलिक कौन होगा? जो वाटर के साथ रहेगा. जो फैटी के साथ जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? फोबिक. ये क्या है? एक्वा सॉल्यूशन. तो एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, यही बता रखे हैं यहाँ पे को. लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोफोबिक आयन एंड हाइड्रोफिलिक. ये ऐसे रिएक्शन करेगा, और लास्ट में क्या होगा? ये रिएक्शन करके यहाँ पर डर्ट को हमारे क्लोथ से निकाल देगा, और हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे? साफ़ हो जाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ सोप. सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है? सोडियम होता है, ONA आया था हमारे उसमें. तो ये क्या हो जाएगा? वाटर लविंग वाले बाहर चले जाएंगे, एंड वाटर फोबिक वाले ऑयली पैच यानी इसके साथ जुड़ जाएंगे. मोस्ट डर्ट इज अ ऑयल इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच itself with dirt, while ionic and is surrounded with molecule of water. This result in the formation of a radical structure. ऐसा इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाना और रेडिकल स्ट्रक्चर बनाना क्या बोलता है? माइकल्स की फॉर्मेशन, यानी इसको हिंदी में मिसेल्स का बनना भी कहते हैं. उसके बाद से इमल्शन इज दस फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल, और क्लोथ क्या हो जाता है? साफ हो जाता है. स्कम क्या होता है? द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, जो कि रिएक्ट करता है सोप से और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, उसको स्कम बोलते हैं. मैंने देखा होगा, हम कपड़े धोने के लिए सोप का यूज़ नहीं करते, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, वो सोप के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है, इसको बोलते हैं स्कम. इसीलिए हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए, और हमारे क्लोथ क्या हो जाते हैं? साफ़ हो जाते हैं. तो ये था हमारा आज की वन शॉट वीडियो, और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.